Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel The Studious Kids. I am back with my new video. As you can see on the screen, my new video is about theory of an international trade, that is comparative cost advantage theory, propounded by economist David Ricardo. So let's start the video. First we will talk about introduction and then we will move further. Firstly, I will read this and then I will explain to you. The comparative cost advantage theory is propounded by economist David Ricardo. The theory of comparative cost advantage states that a country would tend to produce those goods which it can produce at a relative advantage. According to Ricardo, in simple terms, a country would specialize and export that commodity which it can produce at a relatively less cost compared to other country and import commodity which it can produce at a relatively higher cost. हमारे लास्ट वाले इकोनॉमिक्स वीडियो में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी की, जिसमें थियरी वो कहती है कि एक कंट्री वो ही कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेगी कि जिसमें उसे एक एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। और ये थियरी उसके थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन इस थियरी में ये कहा गया है कि कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज पे तो निर्भर करेगी, लेकिन उसके साथ ही और उसके ज़्यादा कंट्री वो गुड भी प्रोड्यूस करेगी जिसमें उसे एक कंपैरेटिवली कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। दूसरी कंट्री से वो चीपली प्रोड्यूस कर रही है अपने कमोडिटी को। जैसे सेकंड लाइन में कहा गया है कि कंट्री वुड टेंड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच इट कैन प्रोड्यूस एट अ रिलेटिव एडवांटेज। जिस गुड्स में उसे दूसरे कंट्री के कंपेयर में एक रिलेटिव एडवांटेज होगा तो ये कंट्री वो ही गुड्स प्रोड्यूस करेगी। और एक्सपोर्ट और स्पेशलाइज भी वो ही गुड्स करेगी कि जिसमें उसे एक रिलेटिवली लेस कॉस्ट में वो घर में पड़ रहा है, वो कमोडिटी जिसमें उसे घर में लेस कॉस्ट में पड़ रहा है, और वो उसमें ही वो स्पेशलाइज करेगी और उसका ही वो एक्सपोर्ट करेगी। और इसमें इंपोर्ट क्या करेगी, तो वो चीज़ें इंपोर्ट करेगी जिसमें वो दूसरी कंट्री के जगह पर थोड़ा रिलेटिवली हायर कॉस्ट डाल के अपना वो प्रोडक्ट बना रहा है। सो लास्ट वाली थियरी में ऐसा था कि दोनों में एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस था, कि इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में भी, लेकिन इसमें रिलेटिव कॉस्ट है और इसमें रिलेटिव एडवांटेज है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। assumptions the assumptions only the assumptions are only the simplifying devices to formulate theory and not to be taken as true practice. So इस थियरी में जो assumptions है वो बाकी थियरी की तरह नहीं है कि जिसमें ये assumptions फुलफिल होने के बाद ही हम थियरी को फॉर्मुलेट कर पाए। ये assumptions डेविड रिकार्डो ने क्यों गाइड किए हैं, क्योंकि इस assumptions को अंडर एनालाइज्ड करके हम अपनी जो थियरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एंड थियरी उसको एक अच्छे से इम्प्लीमेंट क्या फॉर्मुलेट या उसको उपयोग में यूज़ में ला सके, इसलिए ये एजम्पशंस है टू सिंप्लीफाइंग द थियरी नॉट टू टेक एज अ ट्रू प्रैक्टिस. So the first assumption, there is only two countries, two commodities. The measuring rod of the exchange values of any two commodities is determined by referring the amount of labor used. Trade is free from any restrictions. Absence of transportation cost. Factors of production is fully mobile. Trade is according to barter system. Full employment in both the countries. So here I have taken only 7 assumptions, but if you can read further in any notes you can also find more than 7 or maybe 8 or 10 assumptions. So the first assumption क्या है कि there is only two countries two commodity model. ये थियरी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी से काफ़ी सिमिलर है। वो भी टू कंट्रीज टू कमोडिटी मॉडल था और ये थियरी भी टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल है। फिर सेकंड है कि द मेजरिंग रॉड, जो कमोडिटीज़ जो एक्सचेंज होगी उसके बीच का जो वैल्यूज़ होगा कि कमोडिटी को मेज़र करने की वैल्यूज़, वो उसका मेजरिंग रॉड लेबर यूज्ड पे होगा कि जितनी अमाउंट की लेबर यूज्ड हुई है वो उसका मेजरिंग रॉड होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारी करेंसीज डिफ़र करती है, तो कोई एक बेसिक करेंसी पे हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते नहीं हैं।
सो थर्ड वन इज ट्रेड इज फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन. ट्रेड पे कोई भी टाइप का टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन या बैन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैन ऐसा कुछ होगा नहीं. सो दैट इज ट्रेड इज फ्री. नाउ एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ तो एक कंट्री को जो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिल रही है दूसरी कंट्री के सामने, वो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज लो हो जाएगी, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फुल्ली मोबाइल. सो ना मोबाइल इज वॉट दैट इज़ नॉट वी यूज इन स्मार्टफोन्स, बट मोबाइल इज़ कि एक जगह से दूसरी जगह उनकी मोबिलिटी हो. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिजिड ना हो, उनकी फुल्ली मोबाइल हो, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो सके, मोबिलिटी हो. मीन्स यू कैन गूगल द वर्ड, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड फॉर यू. सिक्स्थ इज ट्रेड इज अकॉर्डिंग टू बार्टर सिस्टम. नाउ इसमें हमने देखा कि एक बेसिक बात है कि एक कंट्री उसके गुड्स देगी और उसके सामने ही दूसरी कंट्री उसके भी गुड्स देगी. सो इट बिकम्स अ बार्टर सिस्टम. हियर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनी करेंसीज, सो इट इज़ अ बार्टर सिस्टम. एंड सेवन इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ द कंट्रीज. नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट, कि किस चीज़ का फुल एम्प्लॉयमेंट, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फुल एम्प्लॉयमेंट. कोई भी रिसोर्सेज बाकी नहीं रहना चाहिए, सबका पूरा यूज़ होना चाहिए. जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया. बाय द वे रॉ मटेरियल्स नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट इट शुड बी यूज्ड फुल्ली, उसका फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. नाउ दिस आर द 7 assumptions. नाउ we'll move to the next slide. So next slide is explanation through illustration. So let us examine the case in which 10 units of labor can produce following units of cloth and coffee in two countries. So यहाँ पे मैंने 10 यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ एक्सप्लेनेशन लिया है इंडिया और बांग्लादेश का, क्लोथ और कॉफ़ी का, टू कमोडिटी, टू कंट्री. So as you can see in the table, from 10 units of labor, India can produce 80 units of cloth and 40 units of coffee, whereas Bangladesh can produce 40 units of cloth and 80 units of coffee. 10 यूनिट लेबर के साथ इंडिया 80 यूनिट क्लोथ बना सकता है और वहीं पे 40 यूनिट कॉफ़ी बना सकता है, और उसके सामने बांग्लादेश 40 यूनिट क्लोथ बना सकता है और 80 यूनिट कॉफ़ी बना सकता है. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट इंडिया कैन प्रोड्यूस क्लोथ चीपर देन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश कैन प्रोड्यूस कॉफ़ी चीपर देन इंडिया. सो ये इस टेबल से क्लियर हो चुका है कि इंडिया बांग्लादेश से क्लोथ चीपर बना सकता है, चीपली बना सकता है, और बांग्लादेश इंडिया से कॉफ़ी चीपली बना सकता है. सो दोनों को इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिल चुका है, इंडिया को क्लोथ में और बांग्लादेश को कॉफ़ी में. सो नाउ लेट्स द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ compare the cost advantage of India over Bangladesh in the production of both the commodities. For cloth, in 10 units of labor, India can produce 80 units and Bangladesh can produce 40 units. So here I have taken the short forms, I have not gone in very detail to write. So जब क्लोथ की बात आती है तो 10 यूनिट लेबर में इंडिया 80 यूनिट बना सकता है क्लोथ के, और उसके सामने बांग्लादेश 40 यूनिट बना रहा है, जिसका मतलब ये हुआ इंडिया कॉस्ट एडवांटेज ओवर अदर. सो अदर हियर द अदर इज बांग्लादेश पे इंडिया की कॉस्ट एडवांटेज 1 टाइम्स मोर है. कैसे कि अगर बांग्लादेश 40 यूनिट बना रहा है तो उसका डबल डायरेक्ट इंडिया बना रहा है, तो उसका बांग्लादेश का पूरा 100% से ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है. Now for coffee, the table is going to turn. 10 units of labor, India produce 40 units and Bangladesh produce 80 units. Now from 10 units of labor for coffee, इंडिया 40 यूनिट्स बना रहा है और उसके सामने बांग्लादेश 80 यूनिट्स बना रहा है. जो पहले था 80 और 40, वो चेंज होके 40 और 80 हो चुका है. हियर बांग्लादेश कॉस्ट एडवांटेज ओवर इंडिया इज 1 टाइम्स इन कॉफ़ी. यहाँ पे बांग्लादेश का जो कॉस्ट एडवांटेज है वो कॉफ़ी पे 1 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा है. सो इट इज़ क्लियरली सीन दैट इंडिया हैज़ एन कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, एंड सो
sorry, and so India would specialize in cloth. Similarly, Bangladesh has an comparative cost advantage in coffee, so it will specialize the coffee production. सो ऊपर का एग्जाम्पल लेने के बाद हमें पता चल गया कि इंडिया का जो एक्सपर्टाइज है वो क्लॉथ में है और बांग्लादेश का कॉफ़ी में है. सो इट इज़ क्लियरली सॉरी आई एम टेकिंग वेरी वेरी सोर्स बट इंडिया को एक कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किस में मिल रहा है, तो क्लॉथ में मिल रहा है, और बांग्लादेश को किस में मिल रहा है, कॉफ़ी में. तो क्लियरली बात है कि इंडिया क्लोथ में ही अपना स्पेशलाइजेशन करेगा और उसको ही एक्सपोर्ट करेगा, और उसी के सामने बांग्लादेश कॉफ़ी में स्पेशलाइज करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा. नाउ सी द हाउ द गेन्स अराइजेज बिटवीन दीज टू पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स. सो इंटरनल cost ratio of India and Bangladesh is 1 cloth is equals to half coffee and 1 cloth is equals to 2 coffee. Here I have taken the internal cost ratios. जैसा कि हमने उस टेबल में देखा था, इंडिया का कॉस्ट रेशियो, इंटरनल कॉस्ट रेशियो क्या है, 1 क्लोथ इज इक्वल टू हाफ कॉफ़ी, और तभी बांग्लादेश का क्या है, 1 क्लोथ इज इक्वल टू 2 कॉफ़ी. सो नाउ सपोज द टर्म्स ऑफ ट्रेड, suppose the terms of trade is settled anywhere between these two ratios, so clearly trade would benefit both the countries. And if the terms of trade, so अगर सीधी सी बात है कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इन दोनों के बीच में हुआ, डिसाइड हुआ, तो ये दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिशियल होगा. नाउ सपोज करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी डिसाइड हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के जो इंटरनल कॉस्ट रेशियोज़ है उसके बीच में से टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाला गया कि जो क्लियरली दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट करेगा. इन दिस केस इंडिया विल गेन हाफ यूनिट ऑफ कॉफ़ी एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, एंड ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश विल सेव 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी फॉर एक्सचेंज ऑफ एवरी 1 यूनिट ऑफ क्लोथ. सो ऐसा करने पे कि जब इंडिया अपना 1 यूनिट ऑफ क्लोथ देगा और उसके सामने 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी लेगा, तो इंडिया हर एक ट्रांजेक्शन के साथ आधा यूनिट ऑफ कॉफ़ी एक्स्ट्रा ले रहा है. वो उसका बेनिफिट है, उसका गेन होगा, क्योंकि उसको इंटरनल रेशियो तो हाफ 1 क्लोथ इज इक्वल टू हाफ कॉफ़ी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम उसको 1 क्लोथ इज इक्वल टू 1 कॉफ़ी मिल रहा है. जिसका मतलब ये है कि हर ट्रांजेक्शन के साथ इंडिया हाफ कॉफ़ी ज़्यादा गेन कर रहा है. सो इंडिया का गेन हाफ कॉफ़ी एक्स्ट्रा हुआ, और उसी के सामने बांग्लादेश का क्या गेन होगा कि वो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी सेव कर रहा है. कैसे, तो उसका इंटरनल रेशियो क्या था, 1 क्लोथ इज इक्वल टू 2 कॉफ़ी, और अभी ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है कि 1 क्लोथ इज इक्वल टू 1 कॉफ़ी, तो उसको 1 क्लोथ के सामने 1 कॉफ़ी देनी पड़ रही है. उसको अगर इंटरनल कॉस्ट रेशियोज में तो कैसा था कि 1 क्लोथ के सामने उसको 2 कॉफ़ी देनी पड़ती थी, लेकिन हियर उसे सिर्फ और सिर्फ 1 कॉफ़ी देनी पड़ रही है. सो वो भी हर एक ट्रांजेक्शन के साथ 1 कॉफ़ी सेव करेगा. सो दोनों का गेन ये हुआ, इंडिया हाफ कॉफ़ी एक्स्ट्रा लेगा हर ट्रांजेक्शन के टाइम, और बांग्लादेश 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी हर टाइम सेव करेगा. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द गेन्स. सो विल मूव टू द लास्ट स्लाइड, द क्रिटिसिजम्स. डिस्पाइट ऑफ इट्स एडवांटेज, इसकी काफ़ी सारी क्रिटिसिजम्स भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बाहर की है, जिसमें से हियर आई हैव टेकन ओनली 5 क्रिटिसिजम्स. इफ़ यू रीड एनी फर्दर इन एनी आर्टिकल्स और इन एनी बुक्स और इन एनी रेफरेंस बुक्स, you can find more than, obviously you can find more than 5 or 10 or 11 or 12 etc criticisms. So let's take the first criticism. Theory assumes that only a fixed proportion of labor is used for the production. So ये थियोरी क्या एज्यूम करती है कि इसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ लेबर ही लिया जाए. जैसा हमने पढ़ा कि 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, सपोज 20 यूनिट्स ऑफ लेबर, या सपोज दोनों कंट्री 30 यूनिट्स ऑफ लेबर ले रही है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बेसिकली, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो इंडिया 10 यूनिट्स ले रही है वो ही बांग्लादेश ले, क्योंकि शायद बांग्लादेश के पास उसका लेबर पावर कम हो तो वो 5 यूनिट्स भी ले सकती है, और इंडिया के पास ज़्यादा हो तो वो 15 यूनिट्स भी ले सकती है. सो it is become difficult, or you can also say it is become unpractical, that
दोनों कंट्रीज एक सा ही लेबर यूनिट उसमें पुश करे. Now the transportation cost is always there. It is very obvious guys. इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा होगा होगा, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो प्रोडक्शन की गई चीज़ें हैं, प्रोड्यूस की गई गुड्स हैं, वो ट्रांसफ़र तो होंगे नहीं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और वो होंगे ही नहीं तो ट्रेड कहाँ से होगी. सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ऑलवेज देयर, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलवेज प्रेजेंस तो है, लेकिन कैसा, वो भी वेरी हाई. सो ये भी उसका एक क्रिटिसिज्म है. So guys, here I have taken the easy criticisms. I have not gone in detail, but if I I अगर मुझे लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा लंबी खींचूँगा. थर्ड इज़ every country implements tariffs and restrictions on the movement of goods as import or export. Now हर एक कंट्री अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कोई ना कोई टैरिफ्स या रिस्ट्रिक्शंस रखती ही है ना. ऐसा क्यों करती है कि इंपोर्ट पे क्यों रिस्ट्रिक्शन रखती है, पहले वो देखते हैं. तो इंपोर्ट पे इसलिए रखती है ताकि जो उसके कंट्री के सिटीजन्स हैं वो लोकल गुड्स काफ़ी ले, फॉरेन गुड्स की जगह लोकल गुड्स ले, कि जिसके कारण लोकल मार्केट्स को भी एनकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले, और उसका भी प्रोडक्शन लेवल और क्वालिटी लेवल हाई हो. और उसके सामने एक्सपोर्ट पे क्यों टैरिफ रखती है, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बेनिफिशियल है. एक्सपोर्ट के क्यों टैरिफ रखती है, क्योंकि एक कंट्री अपने अंदर प्रोड्यूस हुई कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें, कुछ स्पेशलाइज्ड गुड्स या कोमोडिटीज़ को जो सिर्फ और सिर्फ उसी की कंट्री में प्रोड्यूस होती है, वो अगर बाहर भेजना नहीं चाहता, जैसे कि कोई खास मिलिट्री इक्विपमेंट्स हुए या कोई और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हुए, तो वो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी रख सकती है. और ट्रेड और टैक्सेस एंड टैरिफ्स तो वेरी कॉमन है, क्योंकि हर एक कंट्री रखती है. सो इट इज़ the assumption that tax and tariffs are on the both of countries. टैक्स तो होते ही हैं हर एक कंट्री पे, क्योंकि टैक्स के ही इनकम पे कंट्री को काफ़ी सारे अपने खर्चे फुलफिल करने होते हैं. सो ये वाला क्रिटिसिज्म भी एक मेन क्रिटिसिज्म है. नाउ द थियरी ओनली कंसिडर्स द सप्लाई साइड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड. हाउ? तो ये थियरी सिर्फ सप्लाई साइड को कंसिडर करती है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि 10 यूनिट्स ऑफ लेबर में इंडिया 50 यूनिट्स ऑफ क्लोथ सप्लाई कर रहा है, या सपोज के 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथ सप्लाई कर रहा है, या बांग्लादेश 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथ सप्लाई कर रहा है. हियर ओनली द सप्लाईज आर कंसिडर्ड, कि भाई इंडिया या बांग्लादेश इतने यूनिट्स ऑफ सप्लाई कर सकता है, लेकिन उनके सामने उन दोनों देशों में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है वो कंसीडर नहीं की. तो वो भी एक काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि अकेले सप्लाई से कोई काम नहीं है, उसकी डिमांड हो तभी उसकी सप्लाई होगी. नाउ द फिफ्थ क्रिटिसिज्म इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट फुल्ली मोबाइल. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर दैट अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन कोई दूसरे कंट्री में करना चाहती है, या अपने प्रोड्यूस किए गए गुड्स को दूसरे कंट्री में भेजना चाहती है, तो वो ज़रूरी तो है नहीं कि अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका वो उठा के दूसरी कंट्री में रखने जाएगी. जैसे उसकी कोई लैंड या बिल्डिंग या ऐसा कुछ प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में, तो वो लेके वो पूरा ट्रांसफ़र बांग्लादेश में तो करेगी नहीं. बांग्लादेश तो दूर की बात है, इंटरनल ट्रेड होगा शायद कि उसका प्रोडक्शन हाउस गुजरात में हो, तो गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफ़र करना है तो वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा. लेकिन उसकी जगह पे वो वहाँ पे उसका एक दूसरा ब्रांच खोलेगी. सो ये जो एजम्पशन था वो भी पूरा गलत था, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी भी फुल्ली मोबाइल हो सकते नहीं. और इसके सिवा भी एक क्रिटिसिज्म मुझे याद है कि वो है कि देर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. कहाँ कोई भी कंट्री में उसके रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट होता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही है, कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज थोड़े तो थोड़े लेकिन अनएम्प्लॉयड रहते हैं. सो गाइज, here I will ending my video. I hope that you like the video, because I have done a very good job. I'm not self glorification, but I'm telling that if you have any doubt, please make me aware. I will try to solve that. And अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. I will
frequently posting these kind of videos, study related material videos on this channel. So thank you for seeing this. Thank you everyone.